हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल लॉजिस्टिशियंस में स्वागत है। थैंक यू आप सभी के अच्छे रिस्पांस के लिए। आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत सी या सभी एयरलाइंस तिब्बत के ऊपर से क्यों फ्लाई नहीं करती। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर आप ध्यान से वर्ल्ड फ्लाइट मैप ऑफ एयरलाइंस का देखें तो आपको कुछ अजीब लगेगा। कोई भी प्लेन तिब्बत के ऊपर से फ्लाई नहीं करता। इसके वेरियस रीजंस हैं, तो चलिए इनको समझते हैं। पहले ये देखते हैं कि तिब्बत कहाँ लोकेटेड है। तिब्बत चाइना के साउथ वेस्ट पार्ट में आता है और इंडिया के वेस्ट बॉर्डर पर स्थित है। इसी के साथ साथ नेपाल के साउथ वेस्ट में ये लोकेटेड है। इसे काफ़ी लोग तिब्बतियन पठार के नाम से जानते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। ये काफ़ी बड़ी श्रृंखला है जो कि 9,65,000 स्क्वायर माइल्स में फैली हुई है। अगर इसे हम अलग तरीके से देखें तो ये फ्रांस जैसे राज्य या कंट्री के 5 टाइम्स बड़ा है। तिब्बतियन पठार ज़्यादातर 13,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर फैला हुआ है। इसे अन्य भाषाओं में द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। बेसिकली तिब्बत 2 मेन पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहला है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 29,029 फीट है, और K2 माउंटेन, जिसकी ऊंचाई 28,251 फीट है। वर्ल्ड वार 2 के समय तिब्बत के ऊपर से उड़ने को द हम्प के नाम से कहा जाता था। और हिस्ट्री में जब जापानियों ने बर्मा रोड पर कब्जा कर लिया था, सो जब कभी भी पायलट्स को इंडिया से कार्गो बर्मा रोड एंड तिब्बत से फ्लाई करके चाइना जाना पड़ता था, तब बहुत से फ्लाइंग क्रू तिब्बत के ऊपर से फ्लाई करते वक्त मृत्यु को प्राप्त हो गए। बेसिकली हर एयरलाइन की तिब्बत के ऊपर से फ्लाई नहीं करने के 4 मेन रीज़न हैं। पहला रीज़न वहाँ एयरपोर्ट्स का ना होना, या यूँ कह लीजिए उस रीजन में एयरपोर्ट्स की काफ़ी कमी होना। फर्स्ट एयरपोर्ट जो इस रीजन में आता है, पहला लहासा बोंगार इन लहासा, जो कि तिब्बत की राजधानी है। दूसरा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि काठमांडू में स्थित है, जो कि नेपाल की राजधानी है। अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी फ्लाइट में आई तो कोई भी नज़दीकी सहायता मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि ये पठार 3,650 मीटर ऊंचा है, जिसके कारण सांस लेने में मुश्किल होगी। दूसरा रीज़न ऑक्सीजन। कोई भी एयरप्लेन एक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को कैरी करता है। इमरजेंसी के समय एयरप्लेन्स के येलो मास्क हर पैसेंजर के लिए ओपन हो जाते हैं, और जब ये ओपन होते हैं तो इनके साथ साथ एक केमिकल भी रिलीज होता है, और इस समय प्लेन में 10 से 20 मिनट के लिए ही ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, जो कि प्लेन को 10,000 फीट के नीचे जाने तक काम आ सकती है। वहाँ पहुँचने के बाद सांस लेने में तकलीफ नहीं होती, परंतु तिब्बत पठार 10,000 फीट तक ऊंचा है, जिससे ये ऑक्सीजन मास्क काम नहीं कर पाते, या उतनी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं होती कि लोग सांस ले सके। इसका तीसरा रीज़न है एयरक्राफ्ट इंजन। सभी पायलट्स को निर्देश होते हैं कि अगर प्लेन इंजन काम न करे तो उन्हें नीचे लोअर एल्टीट्यूड पर या ऊंचाई पर उड़ान भरनी होगी,
और ये ऊंचाई एयरप्लेन के संपूर्ण वेट पर निर्भर करती है, और तिब्बत में वो सेफ ऊंचाई काफी कम रहती है। चौथा कारण है टर्बुलेंस। ये काफी क्लियर टर्बुलेंस होता है जो कि पायलट को समय रहते पता नहीं चलता, जिससे बहुत ज्यादा एयर का दबाव हो जाता है। पहाड़ों के कारण, खासकर जहां सीधी या परपेंडिकुलर हवाएं चलती हैं और जहां टेम्परेचर अचानक बढ़ और घट जाता है, इसलिए ये एयरप्लेन के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। Hello friends and welcome to our channel The Logisticians. So as you know, we discuss about various aspects of logistics and supply chain management. So today we are going to discuss on a very interesting subject called Customs House Agent or the CHAs. So in today's video we are going to introduce the CHA or Customs House Agent to you. What is its roles and responsibilities, how CHA services are given to customers, and what are the procedure to become a CHA, and then what is its implications, and is CHA appointment is mandatory. So let us introduce CHA to you, my friends. A CHA is basically a person or an entity who has acquired a license to act as a customs house agent on behalf of any exporter of or importer in India. So whenever we are exporting or importing out of India, be it via road, be it via air, or be it via ocean, so wherever the transaction is happening, like means the goods is entering India or going out of India, a CHA will be present there to help you out for the doing the transaction and filing all the documents at customs on behalf of you. So let us explain in brief what are the roles and responsibilities of a CHA. Now a CHA is basically an advisor to you who is helping you to the correct classification of your goods, and then whenever there is an import or export happening, so they will file all the documents at the customs websites and all or ICE gates on behalf of you, so that your goods can smoothly get into India or go as an export product out of India. And also, if there is any dispute, a CHA is given a G card which is allowing them to visit any premises where a customs officer is sitting, and they can go and resolve any queries related to your shipments or your product. So what are the basic service which a CHA rendered to you or any exporter or importer? These are, let us just list out few basic service which a CHA provides. First is preparation of various kind of bill of entry and shipping bill, and then arrival entry and clearance of vessels, then tariff classifications and rate of duty. What we mean by tariff classification is that every single product is having an HS code or harmonious synchronized code given by the Indian Customs, and they are the CHA, they are looking after that your product classifies in the proper customs tariff and all, and your duty has been paid properly, and determination of values for assessment, like what will be the total value or for which your shipping bill will be filed, and then nature and description of documents, like how to be filled with various kind of bill of entry and shipping bill, procedures of assessment and payments of duty. They will prepare for the duty payments and everything through ICE gates, and then examination of merchandise at the customs stations, like if a customs house or customs officer wants to check that your goods are properly imported or exporting, so they are going to come and check, the CHA will facilitate these checks and all, and they will abide all the provision of governments and allied acts. Your CHA will also help for clearance of any bonded cargo. They will help you to do the drawbacks and clearance where you are getting any duty drawback or any
government packages or incentives, and they will also help you to refund procedures, appeals, and revision petitions. Means if there is any mistakes while filing your documents, they will help you to appeal and revise your petitions and all. So who can become a CHA? Now, to qualify as an applicant for CHA, a person should be at least a graduate from a recognized university. He should possess a pass in Form G for a year as an employee of the firm or a company with written authorization from the commissioner, and he or she also have 3 years experience in custom clearance works, and last but not the least, have assets of 5 lakhs or more certified with bank. So let us discuss the license procedure in brief. Now, the first license may be temporary or permanent. Temporary license is granted by the commissioner in the month of January every year after scrutinizing of the applicant. Applicant must have experience in clearing goods through the customs for at least a year and worked as an employee under a valid CHO with permanent identity card. Temporary license holder has to qualify both written and oral exam within a period of 2 years from the date of issue of temporary license within 3 attempts or chances. After qualifying the exam, the applicant can apply to the commissioner in the prescribed form with fee payment of rupees 5,000, and the regular license granted has a validity of 5 years and can be renewed on application made to the commissioner before the expiry of the validity period by a renewal fee payment of 3,000 rupees. So let us discuss about license regulations. Now there are 2 types of license. One is temporary license, another is the regular license. A temporary license is what, after scrutinizing a temporary license for a period of 1 year is granted under Regulation 8 under Form B. Before acceptance the temporary or regular license, the candidate has to go through another important step. He is necessary to implement a bond or to give a security or bank guarantee in Form D and E. For major ports, the security amount is 25,000. For other ports, that is 10,000. Security may also be given in the form of national savings. Now let us discuss regular license. An application for a regular license can be made by a person who has passed the examinations. Application for regular license is made in Form C. Form A and Form C are almost identical except that while the first form is issued under Regulation 5, the later form is issued under Regulation 10. License fee is Rs 5,000. A regular license is granted in Form D. Validity of license under Regulation 12. The validity of license is for a period of 5 years. So let us discuss the implication and conclusion in current CHA scenario in India. Currently, our Indian government is planning to make Customs House Agent as an online application. If it is come to work, the work of Customs House Agent will be simple. The liner or the shipping company will be having the application. The consignee will directly book the vessel or container from liner. All the Customs House work will be done by the liner. This will be a cost reduction factor as well as a time reduction factor. The main disadvantage is that Customs House Agent might be destroyed, but this may lead to heavy damage and many people might lose their job. This will be cause of huge revolution in the logistic industry. So, is CHA appointment is mandatory for any exporter or importer? The answer is no. As per customs law, any exporter or importer can directly file documents of their own shipments and complete the procedure and formalities. But yes, they can't act as an agent for any other exporter or importer. They can do it for their own only. Self-clear arrangements can be done. And many companies who are having such good volume of export and import also does that.
But the challenge is that a CHA is such a core and niche job that until and unless you have the knowledge of every product and every HS code falling under the customs, it is very difficult to execute any shipments properly. A CHA have done this job for a certain period of time, and he is having or she is having an expertise in such subject. So therefore, appointing a CHA is always beneficial to any exporter or importer, and it reduces the cost also, because they can outsource this particular job to a third party or the CHA, or else they need to have an in-house CHA team, which will only going to increase their cost. So thank you for your patience for this entire video. Hope you have gained some sort of knowledge in CHA and how it works in Indian customs. If you have liked our content, kindly like and subscribe to our channel so that we can get many more such videos for you. Friends, वेलकम टू द लॉजिस्टिशियंस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कॉल्ड फ्रेट और शिपिंग कंटेनर्स। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हमें थोड़ा इनकरेजमेंट मिले और हम आगे जाके और भी इम्पोर्टेंट एंड encouraging वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट कि व्हाई डिस्कसिंग फ्रेट कंटेनर्स और शिपिंग कंटेनर्स, बिकॉज ग्लोबली जो हमारे बीच जो बिजनेस होता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, 80 to 90% of the global business happens on the sea mode, and the containers, as you know, are the most important carriage mode in this particular. कंटेनर्स के बिना आज ग्लोबल ट्रेड अधूरा है, तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत और बहुत ही ज़्यादा है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में। सो लेट अस स्टार्ट विथ एन ओवरव्यू ऑफ फ्रेट कंटेनर टाइप्स एंड डायमेंशंस एंड द डिटेल्स। सो सबसे पहले कि व्हाई दिस शिपिंग इन कंटेनर्स बिकेम सो पॉपुलर, क्योंकि ये सबसे इकोनॉमिकल ऑप्शन है आज के डेट में, even intra-country as well as for export-import operations. So these containers are in standard in size, and this can be loaded in ships, trains and trucks. So कौन से containers type आपके कार्गो के लिए most suitable है? Is it large enough to fit? So let us discuss about the commonly used types and of containers. So there are four different types of containers we generally use for shipping. पहला है ड्राई कंटेनर्स which are used for regular cargo, then reefer containers which are used for refrigerated cargo, third is flat rack containers जहाँ पे आपका कार्गो का साइज ब्रेकेबल टाइप से होगा, प्रोजेक्ट कार्गोस के लिए यूज़ होता है, एंड फोर्थ इज़ ओपन टॉप जहाँ पे कार्गो का अगर बहुत ज़्यादा हाइट है तो इसके ऊपर ओपन रहता है, कंटेनर का अपर पोर्शन जो है वो ओपन रहता है फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोडिंग। So let us start with dry containers. So dry containers basically दो तरह के होते हैं, एक 20 feet containers and second 40 feet containers. 40 feet containers में there are two different types. One is the standard and another one is the high cube. High cube में थोड़ा बहुत height normal 40 feet से ज़्यादा रहता है for a heighted cargos. So let us briefly discuss the gross weight, carriage capacity and height and width of the containers. Basically 20 feet जो standard containers रहते हैं उसके लेंथ आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, अप्रॉक्सीमेट 20 feet रहता है, एंड उसकी जो width रहती है that is around 7.5 feet, एंड उसकी जो height रहती है that is around 7.10 feet, 7.9 feet, एंड इसकी जो ओवरऑल ग्रॉस वेट रहता है कैपेसिटी दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 मेट्रिक टन, जिसमें कंटेनर का वेट है जिसको टेयर वेट बोला जाता है दैट इज़ 2 टन्स के अप्रॉक्स, 2.2 टन्स, एंड रेस्ट यू कैन कैरी योर कार्गो। और इसकी अगर कैपेसिटी आप देखेंगे ऑन द वॉल्यूमेट्रिक साइड
So it is around 33.2 cbm, which is cubic meter. The second is the 40 feet standard containers. 40 feet standard containers mainly उसकी width and height almost remains the same as it is 20 feet. सिर्फ इसकी length बढ़ जाती है. Instead of around 20 feet it becomes 40 feet. So average it is 39.5 feet long. और इसकी जो overall gross weight रहता है that is also around 30 tons. एंड इसकी जो टेयर वेट रहता है दैट इज़ अराउंड 3.7 टन्स. और इसका मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी इज़ अराउंड 26.7 मेट्रिक टन्स. और इसकी जो CBM है दैट बिकम्स 67.7 CBM. मीन्स इसकी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. थर्ड इज़ योर हाई क्यूब. हाई क्यूब 40 फीट स्टैंडर्ड एंड 40 फीट हाई क्यूब में ओनली डिफरेंस इज़ ऑफ द हाइट. जो कि थोड़े बहुत हाइटेड कार्गोज हैं उनको कैरी करने के लिए ये यूज़ किया जाता है. नॉर्मल जो 40 फीट स्टैंडर्ड कंटेनर्स रहते हैं उसका हाइट है 7.8 एंड फॉर हाई क्यूब इट इज़ अराउंड 10.1. सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. रेस्ट ऑलमोस्ट सेम. हाँ, इसकी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. सो ओवरऑल ग्रॉस वेट तो सेम ही रहता है, बस इसकी वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है. दैट बिकम्स अराउंड 76 cbm per container. Second most commonly used containers types are reefer containers और refrigerated containers. ये कंटेनर्स टाइप बेसिकली यूज़ होता है आपका फ्रोज़न फूड आइटम्स यूज़ करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और चिल्ड और वार्म कार्गो के लिए, और बेसिकली मेडिसिन इक्विपमेंट्स ये सब के लिए यूज़ होता है. इसमें क्या रहता है कि देयर इज़ ए एक्सटर्नल मोटर जनरेटेड विच इज़ अटैच टू द कंटेनर टू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इन द कंटेनर, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है. नाउ उसके टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम -65 अप टू 40 डिग्री बेस्ड ऑन द कार्गो टाइप. अनदर इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स आर फ्लैट रैक कंटेनर्स. ये फ्लैट रैक कंटेनर्स आर बेसिकली इनके जो रैक्स होते हैं वो फ्लैट रहते हैं फॉर बेनिफिट्स ऑफ लोडेबिलिटी. तो कोई भी कार्गो जो कि ऑड डायमेंशनल है, जो कि हेवी लिफ्ट है, वो आप या तो ओवर विड्थ कार्गो है, वो फ्लैट रैक कार्गो में आप इजीली लोड कर सकते हो बिकॉज इसके जो साइड वॉल्स है वो कोलैप्सिबल है. तो आप पिक्चर में देख सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि आप इसको कार्गो को पहले लोड करके बिकॉज यू कैन कोलैप्स द साइड वॉल्स, तो आपकी लोडेबिलिटी बहुत इजी हो जाती है. तो एक 40 फीट नॉर्मल कंटेनर्स या ड्राई कंटेनर्स का एक स्पेसिफिक विड्थ, हाइट एंड लेंथ रहता है. बट कोई भी कार्गो जो कि उस पर्टिकुलर इसमें सेट नहीं होता, दिस इज़ मोस्टली यूज फॉर प्रोजेक्ट कार्गोज, तो उसके लिए दिस सॉर्ट ऑफ फ्लैट ट्रैक कंटेनर्स आर यूजुअली यूज्ड. अगेन फ्लैट ट्रैक कंटेनर्स आर ऑफ द सेम टाइप्स विच इज़ डिवाइडेड इनटू 20 फीट, 40 फीट एंड 40 फीट हाई क्यूब. जो भी इसकी वेट एंड डायमेंशन यू कैन सी इन द these are remains almost the same as the regular containers, only little bit here and there the capacity में ऊपर नीचे होता है. Rest all almost remains the same. So another important types of containers are open top. Open tops are almost similar to regular dry containers. Only difference is कि इसमें आपका जो roof रहता है वो solid नहीं रहता and roofs are removable. Also it can be covered with waterproof tarpaulin and all. तो आप उसको रोफ्स वगैरह से सिक्योर कर सकते हैं. और उसके ऊपर एक मेटल बीम रहता है जो कि यू कैन रिमूव ऑन द लेफ्ट और राइट टू डिसमेंटल द कार्गो फ्रॉम द कंटेनर. और इसकी जो लेंथ, हाइट, विड्थ वगैरह ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर ड्राई कंटेनर्स. ओनली डिफरेंस इज दैट द रूफ इज नॉट सॉलिड. तो एक स्पेशल मेंशन हम यहाँ पे करना चाहेंगे ऑफ ISO टैंक कंटेनर्स और टैंक यूनिट्स. ये बेसिकली यूज़ होता है टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड गैसेस और पाउडर्स एज ए बल्क कार्गो. बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी हैजर्डस गुड्स और नॉन हैजर्डस लिक्विड्स इन बल्क वी यूज़ दिस सॉर्ट ऑफ कंटेनर. ये बहुत रेगुलर नहीं यूज़ होता है, बट हाँ फॉर दोज कंपनीज हु आर इनटू ऑयल एंड गैस सेक्टर एंड लिक्विड सेक्टर, उनके लिए यूज़ होता है. इसका एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो रहता है
which is of 20 feet by 8 feet by 8.5 feet of framework, ये जो कि ग्लोबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डायमेंशन है। सो थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी व्हाट सॉर्ट ऑफ कंटेंट्स वी रेगुलरली यूज्ड। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बट इंफॉर्मेशन की कमी के कारण शुरू करने से डरते हैं। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे हमारा नॉलेज आपसे शेयर करने के लिए एंड आपके मन से थोड़ा बहुत डर हटाने का। अभी जो आप अपने स्क्रीन पे स्लाइड देख रहे हैं वो ये पूरे एक्सपोर्ट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका फॉर्म को सेटअप करना फॉर एक्सपोर्ट्स। सो आप एक सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और एक प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। एंड उसके साथ साथ सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन और वैट रजिस्ट्रेशन के साथ और एक अट्रैक्टिव नेम और लोगो लेके आप स्टार्ट करें। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ऑब्टेन अ पैन कार्ड फॉर द बिजनेस। अब पैन कार्ड की इम्पोर्टेंस तो हम सबको पता है क्योंकि ये आपके टैक्स पेइंग से लेके आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को स्मूथली रन करता है एंड आपके इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो पैसे का होता है उसको भी प्रॉपरली ट्रैक करता है। सो गेट योर पैन कार्ड रेडी। द नेक्स्ट स्टेप इज़ ओपन योर करेंट अकाउंट फॉर योर कंपनी और योर पार्टनरशिप फॉर्म। सो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद और आपका पैन कार्ड मिलने के बाद आप कोई भी लोकल कमर्शियल बैंक में कांटेक्ट कीजिए और आपके बिजनेस के लिए एक करेंट अकाउंट ओपन कीजिए। बेसिक स्टेप्स। सो करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड्स आर बिलो। आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपका बोर्ड रेजोल्यूशन सर्टिफिकेट एंड आपका अथॉरिटी टू ऑपरेट अकाउंट और आपका पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉपी ऑफ पैन कार्ड अलॉटमेंट कॉपी एंड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ। द नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट योर IC कॉपी या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड कॉपी और सर्टिफिकेट जो आप ऑब्टेन कर सकते हैं DGFT के साइट पे जाके। DGFT स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और इसमें बेसिक 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कैंसिल चेक ऑफ योर करेंट अकाउंट, जो आप मेन एप्लीकेंट है उनका फ़ोटो एंड पैन कार्ड ऑफ द कंपनी और द इंडिविजुअल। अगर आपके प्रॉपर्टी फॉर्म है उस केस में आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड, और अगर आपका कंपनी है आइदर पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड तो उस केस में आपका कंपनी का पैन कार्ड। दैट्स ऑल। सो आपका IC कॉपी एक बार मिल जाने के बाद आप अपने RCMC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। RCMC इज स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये इंडिया में ऑलमोस्ट 26 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो आपके जो प्रोडक्ट्स आपको एक्सपोर्ट करने के लिए सोच रहे हैं उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रमोशन काउंसिल में आप ज्वाइन कीजिए एंड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड ओवर देयर। यूजुअली ये जो सर्टिफिकेट है इसकी वैलिडिटी 5 साल का होता है और 5 साल बाद फिर से आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, जैसे कि आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट पे आप बिज़नेस करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर। बट इंडिया में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है एंड इफ़ यू गो थ्रू योर एनी वेबसाइट और समथिंग आपको पता चलेगा विच आर द मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड आपके जो लाइन ऑफ बिजनेस है उसको कौन सा सपोर्ट करता है। बेस्ड ऑन दैट आप अपना एक्सपोर्ट प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। फ्यू बेसिक स्टेप्स कि आप एक बेसिक डिमांड एंड सप्लाई चेन एनालिसिस कर लीजिए कि कौन से लोकेशंस के लिए डिमांड कौन से प्रोडक्ट्स का हाई है। फॉर एग्जांपल अगर आप पेरिशेबल प्रोडक्ट्स करते हैं यानी कि राइस और
ऑनियंस, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं, तो सबसे अच्छा मार्केट है गल्फ़, क्योंकि गल्फ़ के लिए ट्रांजिट टाइम बहुत कम है। अगर आप वेस्टर्न कोस्ट से फॉर एग्जांपल मुंबई हो या मुंद्रा हो, ये सब पोर्ट से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको 7 से 8 दिन के अंदर आपके जो डेस्टिनेशन कंट्री में आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहाँ पे कार्गो पहुँच जाएगा। तो इन दैट केस पेरिशेबल कार्गो के लिए या फूड आइटम्स के लिए ये सब कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपका ट्रांजिट टाइम कम है, तो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट। अगर आप कोई इंजीनियरिंग गुड्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या इंजीनियरिंग गुड्स पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस केस में अगर आपका 30 डेज़ भी लग गया एक्सपोर्ट होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट आपका इंटैक्ट रहेगा। इस केस में आप यूरोप मार्केट या अफ्रीकन मार्केट या यूएस मार्केट ये सब चूज़ कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आप उसकी ग्रोथ पर्सपेक्टिव एनालिसिस कीजिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सोचिए, एंड देन यू विल डेफिनेटली फाइंड ए प्रॉपर मार्केट फॉर दैट। ऑल्सो थोड़ा बहुत ट्रेड रेगुलेशन का ध्यान रखिए कि व्हिच कंट्रीज़ में आपको बेनिफिट्स है, क्या है, नहीं है, कहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे रशिया वगैरह कंट्रीज़ में बहुत सारे एम्बार्गोज रहते हैं, तो आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए। तो जहाँ पे इनिशियली जब आप कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि जो कंट्री में आपका प्रोडक्ट इजीली इंपोर्ट हो जाए एंड उसके रेस्ट्रिक्शंस कम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस कम है, उस केस में आपको एक्सपोर्ट क्लियरेंस में भी एंड इंपोर्ट क्लियरेंस में भी बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। So just choose your product wisely. The next step is selecting the right export market. Again फिर से यही टॉपिक मैंने जो लास्ट टॉपिक में प्रोडक्ट पे डिस्कस किया वही आपका इसमें भी इंटरमिंगल्ड होता है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे चीज़ें फैक्टर्स को दिमाग में रख के डिसाइड करना पड़ेगा कौन से एक्सपोर्ट मार्केट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इसमें आ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाता है, ट्रेड बैरियर आ जाता है। जैसे मैंने कहा, फिर से वही एग्जांपल दोहराएंगे कि जो कि पेरिशेबल गुड्स के लिए गल्फ इज़ ए गुड मार्केट, फॉर इंजीनियरिंग गुड्स प्रॉब्ली यूएस और यूरोप इज़ ए गुड मार्केट। दैट डजेंट मीन कि आपका गल्फ में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बेचते नहीं, बट मे बी द कंपटीशन ऑन ए गल्फ ऑन अ हायर साइड, वेरेज अगर आप पेरिशेबल गुड्स वहाँ पे भेजेंगे, सो यू विल गेट सम बेनिफिट्स। सो डिसाइड ऑन द एंड चेक ऑन द डिमांड्स ऑन दोज पर्टिकुलर कंट्रीज़ के क्या है क्या नहीं, एंड बेस्ड ऑन दैट एंड डिसाइड which market you are targeting or which country you are targeting. The next step is finding buyer for your product. ये भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारे वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट टुगेदर एंड यू पार्टिसिपेट इन ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट्स कौन से कंट्रीज़ में क्या डिमांड है, एंड यू विल मीट द एक्चुअल बायर्स ओवर देयर। और उसके साथ साथ आप जो गवर्नमेंट के बॉडीज़ है लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स वगैरह, उनको भी विजिट कीजिए रेगुलरली टू गेट एन आइडिया कि कौन सा कंट्रीज़ में कौन से क्लाइंट्स को क्या रिक्वायरमेंट है, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आपके जो पर्सनल कनेक्शंस है थ्रू योर लिंक्डइन एंड अदर वेबसाइट सोशल मीडिया, ऑल्सो यू प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड यू विल फाइंड योर बायर्स वेरी सुन. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गेट योर फाइनेंसेस इन ऑर्डर. ये आपके एक्सपोर्ट प्रोसेस के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है, बिकॉज अगर आपके फाइनेंसेस प्रॉपर नहीं रहेंगे एंड वेल प्लान्ड नहीं रहेंगे, प्रोबेबली आपकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होंगी. व्हाट डू वी मीन बाय गेट योर फाइनेंसेस इन ऑर्डर इज़ कि आपके प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग एंड उसकी जो एक कैपिटल कॉस्ट है उसको दिमाग में रखते हुए आप अपना फंड एलोकेशन प्रॉपर कीजिए. दूसरा, आप जो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चेक ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट्स कि उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट के एंड से क्या सब्सिडी है, सो दैट जो आपके सेल ख़त्म होने के बाद दो सब्सिडीज़ विल बेनिफिट एंड इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी. हम इस वीडियो के लास्ट में जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका लिंक भी दे देंगे, विच विल गिव यू डिटेल आइडिया ऑन द स्कीम्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट और सर्विसेज विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंटली एक्सपोर्ट प्रमोटिंग. सो आशा करते हैं कि ये जो बेसिक स्टेप्स हमने मेंशन किया है वो आपको कुछ बेनिफिट्स देंगे एंड यू विल हैव एन आइडिया कि हाउ टू किक स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस. अगर कोई टॉपिक में आपको और क्लैरिटी चाहिए, काइंडली कमेंट इन द इनबॉक्स. एज वेल एज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट हम और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएँ आपके पास एंड यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. थैंक यू.
Hello friends and welcome to our channel The Logisticians. So today we are going to discuss about Spice Express, the cargo division of SpiceJet in respect to Indian cargo industry. So before moving ahead, just wanted to say thank you to those who have already subscribed to our channel and regularly watching, and those are new, please like and subscribe and also share your comments so that we can improve ourselves with your feedback. So today we are going to basically discuss about Spice Express and how it is bringing change in Indian air cargo industry. So before sharing details about Spice Express, we are just going to give you a brief overview on overall SpiceJet and its history. Now, SpiceJet actually being established by Mr. Ajay Singh in 2004 by buying Modi Lift. Now, since it started operations, SpiceJet have seen many ups and downs. Initially, they had huge success and they became third largest Indian low-cost carrier by 2008. In 2010, Mr. Kalanidhi Maran, the media baron who owns the Sun TV, brands like Red FM, he acquired around 37% of stake in SpiceJet. But then in 2012, SpiceJet suffered huge loss in and around 5.5 million US dollars due to increase in global crude price. In January 2015, Sun Group had sold its entire shareholding and transferred it to the Mr. Ajay Singh, who actually originally established the SpiceJet. Since the restructure in 2015, SpiceJet have seen a steady improvement in their performance and currently second largest domestic passenger carrier in India. Now let us move to our core subject for today, Spice Express. Now Spice Express, when SpiceJet understood that there was a growing demand of air cargo market in India and also in overseas, they have introduced a dedicated cargo division called Spice Express with a local distribution in India also. Now the Spice Express, as I said, that it dedicatedly started their services from 2018 September onwards. But that doesn't mean that they didn't had any cargo bookings before that. Obviously, they used to book in their passenger aircrafts. But since 2018, they have started dedicated freighter operations also within India, and obviously they started operation outside India back in 2019 Jan when they moved to Hong Kong from Guwahati. Now before discussing the uniqueness of Spice Express, first let us understand the operation capabilities of SpiceJet. Currently, SpiceJet operates around 120 aircrafts, out of which 8 are dedicatedly freighters. They operate around 630 daily flights and they move to almost 64 destinations, including 54 Indian and 15 international destinations from its hubs in Delhi and Hyderabad. Spice Express have built huge domestic networks in India with serviceable postal codes of around 12,000 plus. Means they can serve around 12,000 plus postal codes in India through their express division. Now with the introduction of their freighters, SpiceJets or Spice Expresses operational capabilities have increased manifold. Now they can give you services like airport to airport operations, door to door delivery. They can give us freighter services, they can give us charter services, they can take care of high value cargo, they can also handle dangerous goods or chemicals, they can tackle odd dimensional cargoes which can be loaded in a regular passenger aircraft due to its odd size and all. They can handle fragile goods, they can handle perishable goods, food items, and they can also handle cold chain cargoes like medicine items and all where there is a temperature control or pharma cargo. Now, Spice Express recently acquired Airbus 340 freighter, which give them capabilities to handle cargoes up till Europe,
or locations like US, means intercontinental services. Till time, they are mostly operating through Boeing 737 freighters or Bombardier Dash 8 freighters, which were mostly operational within India and intra-Asia. Now, seeing Spice Express's growth and penetration in Indian aviation cargo industry, Indigo also understood that they should not lag behind. They have also currently decided to convert their 10 passenger aircrafts A320 into dedicated freighters, and they are also planning to expand their cargo operation, seeing that there is a huge potential in Indian aviation cargo industry. So in one hand, Spice Express gives a tough competition to players like Blue Dart Express, who were the traditional players in terms of domestic aviation cargo industry as well as domestic distributions in or courier services. On the other hand, it is also pushing players like Indigo to come in a big way into aviation cargo industry. Till time, with 45% plus market share in passenger segment, Indigo always thought that probably this is not the correct industry, but with the success of Spice Express, Indigo is also pushing themselves to enter into both cargo as well as passenger market. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल द लॉजिस्टिशियंस। सो आज हम बात करने वाले हैं सुएज कनाल के बारे में, जो कि हम सब जानते हैं रिसेंटली न्यूज़ पे था ड्यू टू ब्लॉकेड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुएज कनाल में एवरग्रीन शिपिंग कंपनी की एक कंटेनर शिप अटक गई थी एंड देयर इज़ अ डेडलॉक फॉर ऑलमोस्ट 7 days, जिसके बाद ये जहाज़ को निकाला गया। So let us understand the geographical location and the importance of Suez Canal on global trade. Suez Canal is an artificial sea level waterway in Egypt connecting Mediterranean Sea to Red Sea through the Isthmus of Suez and dividing Africa and Asia. The canal officially opened on 17th November 1869. It offers vessels a direct route between the North Atlantic and Northern Indian Ocean via the Mediterranean Sea and the Red Sea, avoiding the South Atlantic and Southern Indian Oceans and reducing the journey distance from Arabian Sea to London approximately by 9,000 kilometers or 8 to 10 days. इस कैनल के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया है और इसमें लगभग 6,000 मील की दूरी की बचत हो गई है। इससे अनेक देशों पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, भारत, पाकिस्तान, सुदूर पूर्वी एशिया के देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई है और व्यापार बहुत बढ़ गया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये सुएज कनाल कैसा वॉल्यूम हैंडल करता है। सुएज कनाल का टोटल लंबाई जो है वो 193 किलोमीटर्स की है, इंक्लूडिंग इट्स नॉर्दर्न एंड साउदर्न एक्सेस चैनल्स। वर्ष in the year 2020, more than 18,500 vessels traveled in the canal with an average of 51.5 ships or vessels. Now इस पर्टिकुलर सुएज कनाल को ऑपरेट करती है सुएज कनाल अथॉरिटी, जो कि बेसिकली इजिप्ट गवर्नमेंट की एक पोर्ट अथॉरिटी है और ये सारे टोल्स कलेक्ट करती हैं शिपिंग कंपनीज में फॉर पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर कनाल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर सुएज कनाल का क्या इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। सुएज कनाल के बन जाने के बाद यूरोप से पूर्वोत्तर देश जैसे भारत, पाकिस्तान और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में दूरी बहुत घट गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिवरपूल से बॉम्बे आने के लिए लगभग 7,500 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई है। हांगकॉन्ग या तो लिवरपूल के बीच में 4,500 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई है। न्यूयॉर्क और बॉम्बे के बीच में 4,500 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई है। इस नहर के कारण भारत के साथ साथ दूसरे यूरोपीय देश के बीच व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा हो गया है। इस कनाल में जब ट्रांसपोर्टेशन होती है शिप्स की, वो एक कॉन्वॉय जैसी होती है। हर एक दिन 3 कॉन्वॉय चलते हैं, 2 उत्तर से लेकर दक्षिण के तक और एक दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ।
जो शिप्स है उनकी जो स्पीड रहती है वो 11 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है, और जो टोटल टाइम लगता है इस अप्रॉक्सीमेट 200 किलोमीटर पार करने के लिए वो 12 से 16 घंटे के बीच में रहता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर एवरग्रीन की जो शिप है जो फंस गई थी इस पर्टिकुलर कैनाल में, उससे क्या प्रॉब्लम्स हुई है और कितने बिजनेस इफेक्ट हुआ है। नाउ पर डे 3 से 9 बिलियन डॉलर्स की गुड्स पास थ्रू होती है इस पर्टिकुलर कैनल से, from Europe to Asia and also to a certain extent to up till USA. This is one of the most busiest trade route in the world and about 12% of the total global trade move through it. इस कैनाल के बंद रहने से बहुत सारे वेसल्स को अपने जो शिप्स को है डाइवर्ट करना पड़ा थ्रू जो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में है उसके थ्रू, एडिंग 7 to 9 days इन अ ट्रांजिट टाइप, और बहुत सारे रिस्क भी लेना पड़ा उनको पायरेट्स के एंड ऑल। सो अप्रॉक्सीमेटली $5,000 पर शिप्स देयर इज एन एडिशनल कॉस्ट थ्रू अफ्रीका विच दे हैव बर्न्ड। नीचे के स्क्रीनशॉट में आपको एक सिंपल सा कैलकुलेशन दिखेगा जो कि आपको ये एक्सप्लेन करेगा कि हाउ अ वेसल पासिंग थ्रू सुएज कैनाल सेव्स मनी। Hello friends and welcome to our channel The Logisticians. Today we are going to discuss the fate of Air India in brief. It's been a while. Government of India is trying to sell or to privatize Air India, and let us understand what is the current development. Big development in regards to the sale of Air India. Air India is all set to sell 100% of its stake, and as per market resources, Tata Group is among the pioneer in the bidding process, and Tata Group is planning to do this bidding through its AirAsia arm, in which they are having a majority stake. And the fun fact is that there are a group of 200 employees of Air India who have expressed their desire, along with few private equity investors, in investing in Air India also. We need to remember why the sale process of Air India is so tough is because Air India's debt cum liability is near about 90,000 crores on current debt. As per the Civil and Aviation Ministry, government should not run any airlines or airports. Therefore, selling Air India is one of their topmost priority. Though the ministry have declined to comment on the bidding process, but they have assured that once the process is complete, they will share all the data in public domain. As per the market resources, Air India likely to be a Tata group of companies very soon, though there are other bidders like SpiceJet. As per Mr. Puri, the Minister of Civil and Aviation Department, if not privatized, the Air India has to be shut down very soon. Now let us understand the credential of Tata Sons in regards to aviation industry. They run a premium full service carrier called Vistara in partnership with Singapore Airlines. They have also increased their stakeholding in AirAsia India, as the Malaysian group have expressed their concern in regards to invest more due to their financial troubles back home in Malaysia. Now let us look back into the history and understand how Tata Sons is associated or was associated with Air India. It's the Tata Group who have founded Air India back in 1932. Then in 1953, the government of India took over the Air India. Now this is not the first time that government of India is trying to
privatize Air India. They have also done this exercise in 2018, but unfortunately there was no bidder at that point of time. Now many industry expert believes that as they were initially willing to sell 76% of stake, and now they have agreed to sell 100% of stake in Air India. Now private players are more interested and more keen to invest, and they believe this is now value for money proposition. Now this is the small story of Air India. Now let us understand which other countries have privatized their national carrier. Across the globe, the state ownership is, now let us take example of the North American countries. In North America, major airlines are all private players, though few of the governments have retained few percentage of stake in carriers like Air France, KLM, TAP Air, SAS, etc. But the majority model is of a privatized model. Now let us understand the impact of privatization. Let us move back to Australia. After the sale of Qantas, or after the privatization of Qantas, the fleet size of Qantas have doubled, the profitability and the sales have grown exponentially. So there is being a positive impact. Now again, let us come to Asia and understand Malaysian Airlines. When Malaysian Airlines was privatized, their experience of privatization is mixed. They have success and failures both. So it is to be seen in near future what is the fate of Air India. But as per our understanding and as per market rumors, it is Tata Group which is in the pole position to take over the Air India. We wish Air India all the best, and we also wish it will fly high again. All the best to the Maharaja. Hope you liked today's video. Please like and subscribe to our channel and keep encouraging us.